हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हमारी विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले की 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक आदमी ने अपने लोहे के फाटक को रंगा, मुख्यतः मतलब लोहे के फाटक को रंगा तो किस कारण से रंगता है। उसे जंग से बचाने के लिए, उसे धूप से बचाने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए या उसे धूल से मुक्त बनाने के लिए। तो सिंपल सा प्रश्न है। सभी लोहे की वस्तुएं जिन्हें रंगा जाता है तो उसे जंग से बचाने के लिए रंग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लोहे पर जंग की बात हुई है तो जंग से रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जंग लगता है तो उसका जो लोहे को जो यौगिक बनता है उसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। XH2O क्यों? क्योंकि इसमें जल के अणुओं की संख्या बदलती रहती है, हमें पता नहीं होता कि जल के अणु कितने हैं। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, आपको पता होगा। और लोहे पर जंग लगने से जो लोहा रहता है इसका वजन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहे पर जंग से रोकने के लिए वो भी विधियाँ होती है, जिसे एनोडीकरण कर दिया जाता है, यशद लेपन कर दिया जाता है, इसका जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, या मिश्र धातु बना के भी किसी भी पदार्थ को उसमें जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से इतने पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, खाद क्या है। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधे और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है खाद्य एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ होता है खाद्य एक, जिसे पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या कहलाती है। तो प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में तय की गई दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। मतलब आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, और आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1/आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल t है तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा। अब आवर्तकाल का मात्रक तो ए सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/सेकंड। तो इसका एक और मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो आपको याद रखना है इसका मात्रक वैसे तो हर्ट्ज होता है ऐसा ही मात्रक, पर जब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें सेकंड इनवर्स जो मात्रक होता है ये काम में आता है। ठीक है, वहाँ आवर्ती सीधे ना देकर हमें आवर्तकाल दिया होता है, या इससे बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर उसका आवर्तकाल ऐसा है तो आवृत्ति बताओ। इस प्रकार के टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, तो ये ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रति सेकंड तय की जाने वाले दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। आयाम क्या होता है? आयाम होता है दोस्तों दोलन करती हुई वस्तु का एक साइड अपनी अधिकतम दूरी पर जाना आयाम कहलाता है। जैसे अगर कोई वस्तु इस प्रकार की वेव में गति कर रही है तो जो ये दोलन महत्तम दोलन रहेगा वो उसका आयाम कहलाएगा। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतने पॉइंट्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायु, झंकार और घंटियां उन धातुओं की बनी होती है जो यह प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रव्यता। वायु, झंकार और घंटियां उन धातुओं की बनी होती है जो श्रव्यता प्रदर्शित करते हैं। और ये धातुओं का एक गुण धर्म होता है कि धातुएं जो होती हैं वो धात्विक ध्वनि प्रदर्शित करती हैं या श्रव्यता प्रदर्शित करती हैं। आघात वर्धनीयता क्या होता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता जब किसी भी धातु को पीट कर चादर के रूप में बदल देना आघात वर्धनीयता कहलाता है। और खींचकर तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। और चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है, आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कुली जब भी भारी वजन ढोता है वह अपने सिर के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांध लेता है, क्योंकि वह ऐसा क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि इससे वजन के संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। वजन के संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्षेत्र बढ़ने के कारण उसे उसका भार, जो उसका वजन, जो उसका दाब के कारण जो उत्पन्न प्रभाव है वो कम लगता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और अगर अपन क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब का मान कम हो जाएगा। मतलब अगर एक निश्चित बल द्वारा बल कांस्टेंट है, अगर बल एक ही लग रहा है और उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव, मतलब उसके द्वारा जो बल के द्वारा जो उत्पन्न दाब होगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो बल के द्वारा दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल घटा देंगे तो दाब उतना ही ज्यादा लगेगा। इसलिए जो कूली रहता है अपने सिर के ऊपर कपड़े का टुकड़ा बांध लेता है, जिससे संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पॉलीमर रुई सेल्यूलोज से मिलकर बनी है जिसमें इसकी मात्रा अधिक संख्या में है। तो एक पॉलीमर रुई जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, इसमें
ग्लूकोज की मात्रा अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक सिरका क्या है। तो प्राकृतिक सिरके को ही दोस्तों हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, सिरके में पाया जाता है, यह प्राकृतिक सिरका एसिटिक अम्ल है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसमें 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन होता तो मेथेन, दूसरा कार्बन होता तो एथेन। ठीक है, और COOH लगा मतलब ओइक अम्ल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक एसिड को ही हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ये सिरके में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या, एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिला दिया जाता है और कुछ घंटों के लिए उसे रख दिया जाता है, यह दही में परिवर्तित हो जाता है। उस जीव को नाम बताइए जो दही के बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसका स्रोत क्या है। मतलब उस जीव को नाम और हमें स्रोत दोनों बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका आंसर हो जाएगा, उस जीव को नाम जो होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें या तो बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। और लैक्टोबैसिलस कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो लैक्टोबैसिलस आपको याद रखना है दही से मिलता है, तभी तो दही मिलाते हैं दूध में। ठीक है, और यही दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जो कि उस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं वे किसका अनुसरण करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं यही अपघटक या सेप्रोफाइटिक या मृत जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में दिया हुआ है वैसे ये, इसे सेप्रोफाइटिक पोषण कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन मृत जीवी करके बोलते हैं। ठीक है, अपघटन भी बोलते हैं इस प्रक्रिया को, तो इन्हें क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक पोषण दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आवर्ती गति का एक उदाहरण है। आवर्ती गति मतलब बार बार वही गति दोहराना आवर्ती गति कहलाते हैं। तो इस प्रकार की गति कौन दोहराता है, तो सरल लोलक की गति जो होती है आवर्ती गति होती है। ठीक है, आपको याद रखना है सरल लोलक एक आवर्ती गति का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है अभिमा के बाहर निकलने वाले विभिन्न लंबाइयों के प्रोजेक्शन जो कि उसके संचलन और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो अभिमा के जो बाहर निकलने वाले विभिन्न लंबाई के प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इसके संचलन और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, इन्हें पादा कहते हैं। ठीक है आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिमा जो होता है वो प्रोटिस्टा संघ का ही सदस्य होता है। तो प्रोटिस्टा संघ की एक विशेषता होती है कि इनमें चलन करने के लिए या भोजन पकड़ने के लिए कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जैसे इसमें दिया हुआ सीलिया और कशाबिका, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला संरचनाएं भी इसी संघ के सदस्यों में पाई जाती है, जैसे सीलिया पाई जाती है पैरामीशियम में और फ्लैजिला पाई जाती है यूग्लिना में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सीलिया काय में पाई जाएगी पैरामीशियम में और कशाबिका काय में पाई जाएगी यूग्लिना में। ये भी प्रोटिस्टा संघ के ही सदस्य होते हैं, तो इसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, और पादा पाया जाएगा अभिमा में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मनुष्यों के शरीर का सामान्य तापमान आमतौर पर फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 98.6 98.6 डिग्री होता है। सेल्सियस तापक्रम पर यह ताप कितना होगा। तो सेल्सियस तापक्रम पर यह ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपको सीधा याद रखना है, आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर केल्विन में पूछता तो हो जाता 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में दिया ही हुआ है, और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। इसमें आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ताप का एसआई मात्रा क्या होता है। ताप का मुझे आप एसआई मात्रा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है वे जीव जिनमें अरबों कोशिकाएं होती हैं अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका के रूप में करते हैं, जो है वे जीव जिनमें अरबों कोशिका होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीव अपने बारे में बात कर रहा है, वे अपनी शुरुआत जो है एकल कोशिका के रूप में करते हैं। मतलब सबसे पहले एक कोशिका ही होती है जो विकसित होकर बहुकोशिकीय बनाती है। तो वो उस एक कोशिकीय जीव को अपन एक कोशिका को क्या बोलते हैं, तो उसे निषेचित अंडा कहा जाता है। निषेचित अंडा के रूप में पहले हम शुरुआत करते हैं, एकल कोशिका होती है जो कि, और यही विभिन्न कोशिकाओं में वर्गीकृत होकर अरबों कोशिका बनाती है और एक जीव का निर्माण करती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक सेल के युग्म को कहा जाता है। तो 2 या 2 से अधिक सेल के युग्म को बैटरी कहा जाता है दोस्तों। और बैटरी एक परिपथ में क्या काम करती है, तो याद रखना है बैटरी ही वह हिस्सा होती है जो विभवांतर को लगातार बनाकर रखती है, और विभवांतर बनने से ही विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है। विद्युत वाहक बल के द्वारा ही विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। तो बैटरी का यही उपयोग होता है कि वह विद्युत वाहक बल को बनाए रखती है या विभवांतर को बनाए रखती है, विभव में अंतर को बनाए रखती है, जिसके कारण विद्युत धारा फ्लो होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और बैटरी इसके लिए अपने में संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। ठीक है, बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है इसका उपयोग इस बल को बनाए रखने के लिए करती है।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है मूत्र के संघटक हैं। तो आपको याद रखना है सीधा, मूत्र में 95% जल पाया जाता है, 2.5% यूरिया पाया जाता है और 2.5% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 100% में से 95% तो जल हो जाएगा, बाकी के 5% में से 2.5% यूरिया और बाकी के 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। 2.5% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। एक पॉइंट और आपको इसमें याद रखना है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है नरम जमीन पर ऊंची एड़ी के जूतों की अपेक्षा समतल जूते पहनकर चलना आसान होता है क्योंकि। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये भी दाब से रिलेटेड ही सवाल है, तो आपको इसका आंसर मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले वाला जो हम प्रश्न दाब का करे थे ना, उसी प्रकार का प्रश्न है ये भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। निम्न परिवर्तनों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो लोहे में जंग लगना अपन ने ऊपर ही देखा, एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा जो किया जाता है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति में ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तित होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पर बादलों, आकाश में बादलों का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बादलों का निर्माण तो होते रहता है, फिर से वे सिंपल बन जाते हैं, फिर बादलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब वापस से वो उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल का बर्फ में बदलना, तो हम बर्फ को वापस पिघलाकर जल में बदल सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, और अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है यौवनारंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए, यह निम्न कारण से हुआ। तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि त्वचा ग्रंथियों की गतियों में वृद्धि होती है। त्वचा गतियों में वृद्धि होती है, जिस कारण से यौवनावस्था के आरंभ पर हमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है चेहरे पर कील मुहासे विकसित होना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है। श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जाता है। तो श्वसन नली द्वारा श्वसन कीटों में किया जाता है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन नली द्वारा श्वसन किस में किया जाता है? तो श्वसन नली द्वारा श्वसन कीटों में देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जमीन के बड़े हिस्सों में उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफी और रबर, जो कि जमीन के बड़े हिस्से में उगाई जाती है और ये एक प्रकार की रोपण फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉफी और रबर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आधार शेल क्या है? तो आधार शेल मृदा की सबसे गहरी परत है जो सख्त होती है। मृदा की सबसे गहरी परत जो सख्त होती है उसे हम आधार शेल कहते हैं। ठीक है, आधार शेल क्या है? तो आधार शेल मृदा की सबसे गहरी परत है जो सख्त है। हमारा अगला प्रश्न है बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है कहलाता है। तो ऐसा बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है घर्षण बल या घर्षण बल कहलाता है। हमेशा जिस ओर वस्तु को हम बल लगा रहे हैं या जिस ओर विस्थापन होता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। और आपको याद रखना है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होगा। हमारा अगला प्रश्न है CFC इनमें से किसका संक्षेप है? तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी CFC के कारण ही ओजोन परत का डिप्लेक्शन हो रहा है। ओजोन परत का जो क्षरण का जो एक कारण है वो CFC भी है। CFC किस में पाया जाता है? तो CFC का प्रयोग हम रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे बढ़ते हैं, फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे पानी बहुत अधिक मात्रा में लगता है उसे धान कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार की फसल कौन सी होती है? धान होती है। इस प्रकार की फसलें आपको हमेशा याद रखनी है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है हमेशा हर एक सेट में आप देखते हुए आ रहे होंगे। एक ये हो गया, एक घर्षण हो गया। इस प्रकार के टॉपिक आपको अच्छे से कर ही लेना है। हमारा अगला प्रश्न है बाढ़ के बाद नदी का किनारा अलग मृदा की बनावट में पाया गया, यह अधिक मात्रा में किसके संग्रहण के कारण हुआ? तो बाढ़ के द्वारा जो नदी द्वारा अधिक मात्रा में लाया जाता है वो गाद लाया जाता है दोस्तों। तो गाद के संग्रहण के कारण ही इस प्रकार की बनावट हमें दिखती है। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम और भी प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते रहेंगे। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं।
अगर आपको इससे पहले क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हो तो आप देख सकते हैं कि अब इससे आप बनने लगेंगे और बनने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगर यही लेवल रहता है तो आप एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए, इसलिए रिवीजन मस्ट है। आप खुद भी इस प्रकार के प्रश्नों को नोट कर सकते हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, नोट बना के आप इन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, एक आदमी ने अपने लोहे के फाटक को रंगा, मुख्यतः इसका क्या कारण था कि उसने अपने फाटक को रंगा? खाद क्या है? खाद क्या है आपको बताना था। प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? मतलब 1 सेकंड में तय की गई दोलनों की संख्या बताना है। वायु, झंकार और घंटियां उन धातुओं की बनी होती है जो यह प्रदर्शित करते हैं। एक कुली जब भी भारी वजन ढोता है तो वह अपने सिर के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांध लेता है, क्योंकि वह ऐसा क्यों करता है? एक पॉलीमर रुई सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, इसमें इसकी मात्रा अधिक संख्या में है, आपको बताना है। प्राकृतिक सिरका क्या है? एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिला दिया जाता है और उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, यह दही में परिवर्तित हो गया है। तो उस जीव को नाम बताइए जो दही के बनने के लिए जिम्मेदार है, उसका स्रोत भी आपको साथ में बताना है कि वो कहाँ से प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीव जो मृत एवं क्षयमान पदार्थ खाते हैं वे किसका अनुसरण करते हैं? मतलब वे किस प्रकार के जीव होते हैं, आपको बताना है। आवर्ती गति का एक उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण आपको बताना है। अभिमा से बाहर निकलने वाले विभिन्न लंबाइयों के प्रोजेक्शन जो कि उसे चलने में मतलब संचलन में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। मनुष्य का शरीर का ताप आमतौर पर फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 98.6 डिग्री होता है, 98.6 डिग्री होता है। कि सेल्सियस तापक्रम पर यह ताप कितना होगा, आपको बताना है। वे जीव जिनमें अरबों कोशिकाएं होती हैं अपने जीवन की शुरुआत एकल कोशिका के रूप में करते हैं, जो हैं एकल कोशिका का नाम आपको बताना है क्या है। 2 से अधिक सेल के युग्म को क्या कहा जाता है? मूत्र के संघटक क्या क्या होते हैं? नरम जमीन पर ऊंची एड़ी के जूते की अपेक्षा समतल जूते पहनकर चलना आसान होता है, क्यों? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। निम्न परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको बताना है। यौवनारंभ पर आदित्य के चेहरे पर मुहासे विकसित हो गए, यह निम्न कारण से हुआ, इसका कारण क्या था? श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, श्वास नली द्वारा श्वसन किस में देखा जाता है, आपको बताना है। जमीन के बड़े हिस्से में उगाई जाने वाली रोपण फसलें हैं, जमीन के बड़े हिस्से में उगाई जाने वाली रोपण फसलें कौन सी, आपको बताना है। आधार शेल क्या है? आधार शेल क्या होती है, आपको बताना है। बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? CFC इनमें से किसका संक्षेप है? फसल जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है और जिसे बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी फसल होती है? और हमारा आखिरी प्रश्न था, बाढ़ के बाद नदी का किनारा अलग मृदा की बनावट में पाया गया, यह अधिक मात्रा में किसके संग्रहण के कारण हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।